हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और आज हम जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं और जीएस में प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। और उसमें सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। तो जिस भी दोस्त को जीएस पढ़नी हो और एनसीईआरटी बेस्ड जीएस पढ़नी हो, क्योंकि अब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे एग्ज़ामों में एनसीईआरटी का रोल जो है, जीएस में एनसीईआरटी का रोल सबसे ज़्यादा हो गया है। तो अगर एनसीईआरटी बेस आपको जीएस पढ़नी है तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारे साथ जीएस को ज़रूर पढ़ें। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको एक ही जगह सारा संकलन आपको मिल जाएगा, आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशेष व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब ही होता है कि ऐसा हुआ था, अतीत में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हम किसको मानते हैं? हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता मानते हैं। किसे मानते हैं? हेरोडोटस को। अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़ हैं। और राजतरंगिणी में जो है आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला है क्वेश्चन क्या है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के उन्हें क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा है? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। कभी कभी क्या आपको इंग्लिश में उसका वर्ड पूछ लेता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करके चलना होगा। हिंदी में इसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला है, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जो है डॉक्टर प्राइमरोज को है। किसे है? डॉक्टर प्राइमरोज को है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया कृति है स्टुअर्ट पिगट की है। किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की प्री हिस्टोरिक इंडिया है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किन शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है? इंतु शब्द का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पूरा लिपि विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। अगला है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो हुआ है वो हाथी गुप्ता अभिलेख में हुआ है। इसमें हुआ है हाथी गुप्ता अभिलेख में। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया है? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास B.A. स्मिथ ने तैयार किया है। किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने तैयार किया है। अगला है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं और विदेशी विवरण है। जिसमें सबसे अच्छा साक्ष्य जो है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य को माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा है? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने 1837 ईस्वी में पढ़ा है। कब पढ़ा है? 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन
वेदव्यास को माना जाता है। किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अगला क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीनतम राजा जो है वैवस्तर मनु को माना जाता है। किसे माना जाता है? वैवस्तर मनु को। वायु पुराण किस वंश से है? तो वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? कल्पसूत्र से। और आप देख ही सकते हैं कि इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह है, मतलब एनसीईआरटी की ही किताबों का जो एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की पुस्तक हैं उसी का सार संग्रह इसमें है, मतलब उसी में से क्वेश्चन बनाए गए हैं। और एनसीईआरटी का जो है जीएस में रोल सबसे ज़्यादा रहता है। नीचे क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है? आपके संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्या है हमारा? अगला हमारा क्वेश्चन है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है हमारा आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। अगला है विष्णु पुराण किस वंश से है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है आपकी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला है नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी देता है? तो नारद स्मृति में जो है गुप्त वंश की जानकारी देता है। किस वंश का? गुप्त वंश का। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक किसे माना गया है? तो मनु स्मृति को माना गया है। किसे माना गया? मनु स्मृति को। और शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना गया है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति को माना गया है। किसे माना गया? मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अगला है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला नाम से प्रसिद्ध है। और इब्न बतूता कहाँ का था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था। ठीक है। हिन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो हिन सॉन्ग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कहाँ पे? बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला हमारा क्या है? अगला है बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है शुंग काल की। किसकी? शुंग काल की। हिन सॉन्ग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो हिन सॉन्ग की पुस्तक कौन थी? सीयू की नाम से थी। हिन सॉन्ग की पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की था। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल-बरूनी। ये देखिए, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी किसने? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। अगला है क्वेश्चन, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांडव राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य में शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। ठीक है। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला है हमारा, हम अब देखेंगे कि प्रमुख अभिलेख व उसके शासक। कौन सा अभिलेख और उसके शासक कौन से हैं? तो हाथी गुप्फा अभिलेख जो है वो किसके समय पे था? हाथी गुप्फा अभिलेख के शासक
कलिंग नरेश खारवेल के समय पर था। किसके समय में? कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख किसके शासन में था? पुलकेशी द्वितीय के शासन में था ऐहोल अभिलेख। नासिक अभिलेख किसके शासक में था? तो गौतमी बलश्री के शासक में था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सीधे क्या है? कलिंग नरेश खारवेल। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपका हरदम किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख किससे है? तो रुद्रदामन से है, रुद्रदामन शासक से है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो देवपाड़ा अभिलेख हमारा बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। अगला हमारा है, यहाँ पे कुछ लेखक दिए गए हैं और उनका समय बताया गया, उनकी रचना और उनका यात्री विवरण भी दिया गया है। जैसे फाहियान है आपका पहला यात्री चीनी यात्री था जो फाहियान था, वो 399 से 414 के समय पर भारत आया था और उसकी रचना का नाम था भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पर आया था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान जो है किसके समय पर आया था? तो फाहियान जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पर आया था। ठीक है, इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था। राजप्रसाद क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल का नाम था राजप्रसाद। ठीक है, दूसरा आपका हेनसोंग हो जाएंगे। तो हेनसोंग जो है उनका समय था 629 से 645 और इनकी पुस्तक का नाम था सी योगी, इसको हिंदी में कहते हैं पाश्चात्य संसार के लेख। ठीक है, तो हेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय पर आया था। हा से क्या होता है? हा से हेनसोंग होता है और हा से हर्षवर्धन होता है, तो इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, हा से हेनसोंग और हा से हर्षवर्धन हो जाएगा। हेनसोंग किसके समय पर आया था? हर्षवर्धन के समय पर आया था और इसने हर्ष को जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। इसकी उपाधि शिलादित्य की। और हेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि कहा जाता है और नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका है इत्सिंग जो है, इत्सिंग जिसने चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन था। इसमें आपके फाहियान और हेनसोंग से हरदम क्वेश्चन बनते हैं कि फाहियान किसके समय पर आया था? तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर आया था। और हेनसोंग किसके समय पर आया था? तो हेनसोंग जो हर्षवर्धन के समय पर आया था। अगला हमारा है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हमारा नया चैप्टर आ गया है पाषाण काल। कौन सा है हमारा चैप्टर? नया चैप्टर पाषाण काल हो जाएगा। पाषाण काल से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय जो है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट को है। किसको है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को है। अगला क्वेश्चन है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या है? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल आपका पूरा पाषाण काल हो जाता है। कौन सा? पूरा पाषाण काल। अगला है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में जो औजार बनाए जाते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? पत्थर के। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को किस द्वीप का खंड बताया गया? तो जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीपे भारतवर्ष। ठीक है, तो जम्बू द्वीप का खंड बताया गया है। अगला है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी होमोसैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न उसे समानता किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं पिथैकैंथ्रोपस। किस नाम से? पिथैकैंथ्रोपस के रूप में जानते हैं।
भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है हथनौरा नर्मदा घाटी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त है। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त है। और आपका कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो है वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अगला है बृहद पाषाण स्मारक। क्या बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा पत्थर वाला जो है स्मारक, उसकी पहचान किस में की जाएगी? तो जहाँ पे लोगों को दफनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसका तांबा धातु का। प्रस्तर युग, प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता उन्होंने सर्वप्रथम पाला था। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पशुपालन जो था वो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। कब से? मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ। अगला है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कब प्राप्त हुए? तो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। और कहाँ से प्राप्त हुए? तो आदमगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है। अगला है कि मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में की गई? तो नवपाषाण काल में मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ हुआ। अगला है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज जो है हमारा जौ है। क्या है? जौ जो है प्रथम अनाज है। चारकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो चारकोलिथिक को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जो है उनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है उनका? जॉन मार्शल नाम है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से। और भीमबेटका हमारा कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। कुंभकारी क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में मिले हैं? तो कुंभकारी का नवपाषाण काल में प्रमाण मिले हैं। पिबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पिबल उपकरण जो हमारा है वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्बवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। कौन सी? आहार संस्कृति ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल के हैं? तो माइक्रोलिथिक औजार जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कहाँ से? माइक्रोलिथिक औजार जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से है? तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो है वो निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। कब से? निम्न पूर्व पाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो वो पूर्व पाषाण काल से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? पूर्व पाषाण काल से। अगला है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण में दफनाते थे। अब ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों को जो दफनाते थे तो उनकी दिशा क्या थी? उत्तर से दक्षिण की ओर थी। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो मादहा और सराय नाहर हो जाएगा।
कौन से हैं मध्य पाषाणकालीन दो स्थल? महादाहा और सरायना हर्रा। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ है? तो आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो उच्च पूर्व पाषाण काल में हुआ है। कब हुआ? उच्च पूर्व पाषाण काल में। अगला है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है जैस्पर और चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग कब हुआ? तो मध्य पूर्व पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो अग्नि का उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। कब सीखा? नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? शिवालिक पहाड़ी पर। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया है। किसने किया है? एच.डी. सांकलिया ने। और नौदा टोली जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। नौदा टोली कहाँ पे है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और नौदा टोली का खोज किसने किया है? एच.डी. सांकलिया ने किया है। तो ये हमारे दो चैप्टर प्राचीन इतिहास के हमारे ख़त्म होते हैं। तो ये आपकी एक सीरीज़ चल रही है। पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका आधुनिक इतिहास, फिर भूगोल। ऐसे ही एनसीईआरटी हम पूरी ख़त्म करेंगे। जीएस की जितनी भी एनसीईआरटी हैं सारी एनसीईआरटी जीएस की हम ऐसे ही चैप्टर वाइज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।